अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। नाज़रीन, आज 8 अक्टूबर है और अगर आज के दिन की हम बात करें, 8 अक्टूबर कुछ साल पीछे जाएं 2005, तो एक बहुत ही दिल दहला देने वाला आज का जो दिन था वो हमारे लिए साबित हुआ था, 8 अक्टूबर। और बहुत सारे ऐसी ज़िंदगी, बहुत सारी ऐसी कीमती जानें आज ही के दिन हमसे जुदा हो गई थी। 2005 जिसमें एक होलनाक ज़लज़ला आता है, हर जो इंसान है वो अपने काम को जा रहा है, अपने प्यारों के साथ है, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। चंद ही लम्हा ऐसा एक सडनली ऐसा लम्हा आता है कि सब कुछ बदल जाता है। एक हिस्ट्री में एक दिल दहला देने वाला ऐसा वाक़या पेश आया जो किसी को ख़बर ही नहीं थी कि हम अपने प्यारों के साथ हैं, इतनी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और कुछ ही सेकंड्स में बहुत कुछ बदलने वाला है। 1 लाख से ज़्यादा ऐसी कीमती जानें, ऐसे पाकीज़ा, ऐसे मुअज़्ज़ज़ रिश्ते, ऐसे प्यारे हमसे जुदा हो गए। और इसके साथ साथ अगर देखें तो 1.25 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुतासर हुए, ज़ख्मी हुए, और कुछ तो ऐसे थे जिनको फौरी तौर पे जो इमदादी कार्रवाई उन तक नहीं पहुंच सकी, उन तक मदद नहीं पहुंच सकी, तो वो अपनी जान की बाजी हार गए। इसके साथ साथ देखा जाए तो 30 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो गए। यानी कि 8 अक्टूबर 2005 एक ऐसा दिन है जो हम कभी नहीं भूल सकते। आज जैसे 8 अक्टूबर आता है, जब भी ये साल आता है, ये दिन आता है 8 अक्टूबर, हमें वो दिन याद आ जाता है कि हमें ख़बर ही नहीं थी कि सडन क्या होने वाला है, कुछ ही लम्हात में क्या हो जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। हमारे प्यारे जिनके साथ हम हंसी खुशी, अभी उनको घर से विदा किया अपने काम के लिए, अभी उनको विदा किया स्कूल कॉलेजेस के लिए, और हमें ख़बर मिलेगी कि वो हमारे साथ नहीं है, बहुत कुछ बदल गया। वो अपनी जो कीमती जानों का नजराना है उन्होंने पेश कर दिया, वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो इस होलनाक वाक़या पेश आया, इसमें मुतासर होने वाले मुतासरीन को हम हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हैं। जब भी ये दिन आता है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लहर जाती है पूरा जो जिस्म है। तो यकीनन आज के दिन दुआ करनी चाहिए, हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक कभी ये दिन दोबारा हमें ना दिखाए, कभी हमसे हमारे प्यारे इस तरह जुदा ना हो कि हंसी खुशी हम उनको घर से विदा कर रहे हैं और ख़बर मिल रही है कि वो अब हमारे दरमियान नहीं है। आज इस मौजू पे यानी कि जो ये सडन हादसात पेश आ जाते हैं, ये जो आफतें हमारे ऊपर टूट पड़ती हैं, हम कैसे इनको बर्दाश्त करें, कैसे इनका सामना करें, और एक आम आदमी सोसाइटी के अंदर जो हम सर्वाइव कर रहे हैं, एक आम आदमी की क्या ज़िम्मेदारी है, वो कैसे इन तमाम सिचुएशन को फेस कर सकता है। जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी हौसला अफजाई कैसे की जा सकती है, क्योंकि ये ऐसे हादसात हैं, ऐसे आफतें हैं कि हमारे बस में नहीं है, ये कुदरती हैं, ये कुदरत की तरफ से हैं। हमारा इस पे कोई काबू नहीं है, हमारे इस पे कोई हमारा बस नहीं चल सकता। तो हमारी एक आम फ़र्द की इसमें क्या कारकर्दगी होनी चाहिए, उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारी हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इन तमाम पहलुओं पे आज रोशनी डालेंगे। स्टूडियो में हमारे जो मेहमान हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनका तारुफ़ करवाने से पहले हम जानेंगे वेदर की सूरत हाल कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात की जाए, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं क्वेटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जी वेलकम बैक नाजरीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब के 8 अक्टूबर 2005 यानी कि आज के दिन एक होलनाक ज़लज़ला आया और बहुत ही कीमती जानें हमसे जुदा हो गई। बहुत ही बड़ा नुकसान जो है वो हमें देखने को मिला जिसे हम आज तक भूल नहीं पाए। जब भी ये दिन याद आता है डेफिनेटली दिल दहल जाता है और तौबा इस्तग़फ़ार करने को दिल करता है कि अल्लाह पाक दोबारा ऐसा दिन, ऐसा मंजर, ऐसा वाक़या कभी ना दिखाए। स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि इस मौजू पे उनसे इन डिटेल बात की जाए। सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, माहिर तालीम हैं और अर्थ साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर मोनालिज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम में खुशामदीद। थैंक यू जी डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है, आप माहिर तालीम हैं, मोहम्मद जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सत्सवेरा में खुशामदीद। शुक्रिया जी उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, आप ज़लज़ला मुतासरीन हैं, अरूज बीबी। अस्सलाम वालेकुम। सत्सवेरा में खुशामदीद। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन आपको भी बताते चलें कि अगर आज के इस दिन पे आप अपने ज़ाहिर ख़यालात करना चाहें, कोई भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। आज के मौजू पे इन डिटेल बात करेंगे, तमाम अवामल के ऊपर रोशनी डालेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सत्सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम जिस मौजू पर डिस्कस कर रहे हैं 8 अक्टूबर 2005 जो एक होलनाक ज़लज़ला आया और बहुत कुछ बदल गया हमारी ज़िंदगियों के अंदर। और आज भी जब हम उस दिन को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हमारे आज के गेस्ट इस पे क्या कहते हैं और हमारी जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, हमारी गवर्नमेंट की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, एक आम आदमी कैसे उसमें सर्वाइव कर सकता है, कैसे अपने जो ज़िम्मेदारियों का एहसास है उसको कराया जा सकता है, सोसाइटी के अंदर वो अपना क्या रोल प्ले कर सकता है, इन पे आज हम बात करेंगे। अगर आप भी हमें आज के इस मौजू पे ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने राय का इजहार करना चाहते हैं तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आज के दिन का यानी कि 8 अक्टूबर 2005 अगर आपको कोई वाक़या याद हुआ, अगर आप भी उनमें से हैं जो मुतासर हुए थे इस ज़लज़ले से, अगर आपका भी कोई प्यारा आपसे बिछड़ा था, आप अपनी वो कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ आते हैं। 8 अक्टूबर आज हम उस दिन के हवाले से बात करें जो हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था और देखते ही देखते बहुत कुछ बदल जाता है। तो इस क्योंकि ये कुदरती सारी ये चीज़ें हैं, ये आफतें, ये हादसात, ये कुदरती हैं, हमारे बस में नहीं है, किसी के बस में भी नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? ये जो इतना दर्दनाक वाक़या पेश आया, वो मुतासरीन जो आज भी उस दिन को याद करते हैं तो वो सोचते होंगे कि ये दिन हमारी ज़िंदगियों में आया ही क्यों? मैं भी सबसे पहले तो मैं सच टीवी और आपके बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और इतना इम्पोर्टेंट और ये एक ऐसा दिन है कि जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट डेज़ को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और इस दिन को याद रखा आपकी वसातत से हम लोगों को इसकी अहमियत के बारे में और फ्यूचर में इस तरह का कोई नेचुरल अगर कोई इवेंट डिज़ास्टर होता है तो उससे बचाव की क्या कर सकते हैं, वो आपकी इस फोरम से आपने मौका दिया, तो उसके लिए मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ आपकी। डेफिनेटली ये 8 अक्टूबर का जो इंसिडेंट था ये एक नेचुरल डिज़ास्टर इसको कहा जाता है। हम डिज़ास्टर उस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं जिसमें जानी और माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो, यानी कि वो बियरेबल ना हो। पाकिस्तान ऑलरेडी एक डेवलपिंग कंट्री है और लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ हमारे रिसोर्सेज इतने कम हैं वहाँ पे हमारे मुल्क में ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं या कुदरती आफात हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। सही। और उनमें से एक ये अर्थक्वेक भी है जिसकी वाज़ेह एग्ज़ाम्पल जो है वो कल का 7 अक्टूबर का सुबह 3 बजे जो हरनाई में अर्थक्वेक आया। बिल्कुल। तो हम मोर और लेस 1-2 साल के बाद कोई ना कोई इस तरह का अर्थक्वेक जो है वो हम डेफिनेटली वो फेस कर रहे होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जब बीइंग एजुकेशनिस्ट एंड बीइंग रिसर्चर
हम ये कन्वे करते हैं पॉलिसी मेकर्स को भी, गवर्नमेंट्स को भी, और एजुकेशनिस्ट को भी, और मीडिया के थ्रू भी कन्वे करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हाईली एक्टिव फॉल्टेड एरिया में सिचुएटेड है। एक्सेप्ट जो डेजर्ट का एरिया है उसको छोड़ के पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो बहुत एक्टिव फॉल्ट्स के ऊपर सिचुएटेड है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब हमने इसी जगह पे रहना है और इन्हीं फॉल्ट्स के ऊपर ही हमारे घर बने हुए हैं, हमने यहीं पे ज़िंदगियाँ गुजारनी हैं, तो हमें कुछ ऐसी कुछ इंतज़ामात करने चाहिए कि जिनसे इन डिज़ास्टर को हम फुली तो ख़त्म नहीं कर सकते। एग्जैक्टली लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हम कोई भी ऐसे सडन हादसात हों तो हमारे पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हों कि हम अपनी हिफाजत कर सकें। जुनैद साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आज का दिन यानी कि 8 अक्टूबर, बहुत सारी जानें जो हैं वो हमसे जुदा हुई, कीमती जानें, बहुत प्यारे हमसे जुदा हुए, बहुत ज़्यादा माली नुकसान भी हुआ। तो हुकूमती सतह पे अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं कि देखिए आए दिन हादसात हो रहे हैं, अगर हम फ्लड की शक्ल में देखें, अगर हम फायर की शक्ल में देखें, बहुत सारे, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बहुत ही बड़े दर्जे पे हमें नुकसान का सामना करना पड़ा। क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे बोलने का वक्त दिया। 8 अक्टूबर 2005, उस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी और मैं 4th क्लास का स्टूडेंट था। हम स्कूल में बैठे हुए थे तो अचानक से ज़मीन हिलने लगी। उससे पहले हमने ये ज़लज़ला वगैरह कभी नहीं देखा हुआ था। तो तमाम बच्चे दौड़ते हुए स्कूल से बाहर निकलने लगे। अचानक से हमारा स्कूल चूँकि एक पुरानी सी बिल्डिंग थी तो उसकी एक दीवार वहाँ से गिर गई। जब दीवार गिरी तो 2 या 3 बच्चे वहाँ पे ज़ख्मी हुए और इस तरह पास ही एक गांव था, वहाँ से माएँ दौड़ती हुई अपने बच्चों को लेने के लिए आई। तो वो सारा 8 अक्टूबर 2005 का एक ऐसा वाक़या है जिसको हम बयान करते हुए हमारी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। बिल्कुल ऐसे। और हुकूमती सतह पर चूँकि 2005 का जो अर्थक्वेक हुआ उसके बाद खुबैब फाउंडेशन ने मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर अपने टेंट सर्विस वगैरह प्रोवाइड की और इस तरह मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाए। तो गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि जितनी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितने भी इस तरह के मैकेनिज़्म हैं, इसके ज़रिए रिहेबिलिएशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए जाएं और जो अफेक्टेड वगैरह होते हैं इन किस्म के इंसिडेंट्स हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि किसी के पास घर नहीं होता, कुछ बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतें बेवाएँ हो जाती हैं, तो उनकी जिस तरह ये खुबैब फाउंडेशन ने उन तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी अपने साथ ली, तो गवर्नमेंट को भी इसी तरह की इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट सतह पे भी चाहिए कि वो बहुत सारी ऐसे देखें माएँ बहनें हैं, बच्चे हैं जो मुतासर हो जाते हैं। आज के जो ये हादसात आए दिन हमें देखने को मिल रहे होते हैं, चाहे वो ज़लज़ले की शक्ल में हो, चाहे वो सैलाब की शक्ल में हो, चाहे वो आग की शक्ल में हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी हैपनिंग आए दिन हमें देखने को मिलती है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों हम इन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे? अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर हम क्यों नहीं सामने ला रहे? क्यों ऐसे लाहे अमल तैयार नहीं कर पा रहे कि अगर ऐसी हैपनिंग्स हो भी रही हैं, ऐसे हादसात हो भी रहे हैं, तो हमारे पास बर वक्त ऐसी तमाम वो एहतियाती तदाबीर मौजूद होनी चाहिए कि सडन हम उसको फेस कर सकें, अपनी कीमती जानों को बचा सकें। अगर माली लिहाज से कोई नुकसान होता भी है तो वो वक्त के साथ उसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर जानी लिहाज से देखा जाए तो ये खूबसूरत सी अल्लाह पाक की दी हुई ये जो ज़िंदगी है वो एक नेमत है। ये जब एक ही दफ़ा मिलती है और अगर इसको हम खो देंगे तो डेफिनेटली इसकी हम भरपाई कभी भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये माली लिहाज से जो मालो दौलत है उसको तो आप साइड पे कर दें, बट अपनी ज़िंदगी, इस जो अल्लाह पाक की दी हुई नेमत है, इसका ख्याल करते हुए वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हमें नज़र रखना चाहिए, उन तमाम एहतियाती तदाबीरों को सामने रखना चाहिए। इस पे भी हम इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। देखते रहे सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी 8 अक्टूबर 2005 के हवाले से, जो आज के दिन एक होलनाक ज़लज़ला हमें देखने को मिला था और बहुत ही कुछ देखते ही देखते बहुत कुछ बदल गया था। इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट भी है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
सुबह 8:52 पर रमजानुल मुबारक के महीने में मुजफ्फराबाद, बाग, वादी, नीलम, चकोटी और दीगर इलाकों में 7.6 शिद्दत का कयामत खेज ज़लज़ला आया, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की 10 से ज़ायद तहसीलें सफ़ाए हस्ती से मिट गयी। ज़लज़ले का मरकज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 95 किलोमीटर दूर अटक और हजारा डिवीजन के दरमियान था। ज़लज़ले के नतीजे में लाखों मकानात जमीन बोस हो गए। 2005 में आने वाले ज़लज़ले में मुजफ्फराबाद का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां मकानात, स्कूल, कॉलेजेस, दफातर, होटल, अस्पताल, मार्केटें, प्लाजे पलक झपकने में मलबे का ढेर बन गई। इस इलाके में 50,000 से ज्यादा अफराद जाबहक और हजारों जख्मी हुए, जबकि 5 लाख अफराद बेघर हुए। ज़लज़ले के मुतासरीन की अज़्म व हिम्मत को आलमी सतह पर सराहा गया और बेपनाह जानी और माली नुकसान के बाद दुनिया भर से पाकिस्तान को माली इमदाद दी गई। जी वेलकम बैक। और नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी, यकीनन इस रिपोर्ट को देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि पलक झपकते ही क्या कुछ हो जाएगा, क्या कुछ हमारी ज़िंदगियों में बदल जाएगा। सेकंड्स के अंदर जो इतनी हंसी खुशी हम अपने मार्केट्स को, अपने दफातर को, अपने स्कूल कॉलेजेस को, हॉस्पिटल, अपने कामों को जा रहे थे और देखते ही देखते सेकंड्स के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है और यकीनन हम दोबारा कभी भी ऐसे दिन का, ऐसे होलनाक हादसे का तसव्वुर नहीं करेंगे और हमेशा यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमें दोबारा ऐसा दिन जो है वो देखना नसीब ना करे। अरूज, आपकी तरफ आएंगे, चूँकि आप ज़लज़ला मुतासरीन में से हैं, आप क्या समझती हैं, क्या वो दिन था, क्या आप जब ये दिन पेश आया, ये वाक़या पेश आया, आप पे क्या गुजरी और जब आप उस दिन को याद करती हैं तो क्या महसूस होता है? अस्सलाम वालेकुम। जब ज़लज़ला आया तो तब मैं अब्टाबाद में थी, तो वहाँ पे ये हुआ था कि मतलब पहाड़ी इलाका था, तो जैसे ज़लज़ला आया तो मेरी मदर एक रूम में थी। सही। तो जिस रूम में मदर नहीं थी ना, तो उस रूम में सब कुछ डैमेज हो चुका था, दीवारें गिर चुकी थी घर की और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, घर सारा ख़राब हो गया था। तो बाबा मेरे गए हुए थे छोटी सिस्टर्स, बड़ी सिस्टर्स को ना स्कूल से लेने के लिए। तो वहाँ भी सारा स्कूल ख़राब हो चुका था, तो सिस्टर्स मेरी रोना शुरू हो गई, टीचर के साथ चिपक गई, उनको इतना पता नहीं था क्या है। टीचर्स कहती हैं बैठ जाओ, ये ना हो कि आप लोग की चोट लग जाए। फिर बैठते बैठते नीचे उतरे सड़क से, फिर वहाँ से बाबा लेने आए, बाबा ले घर गए तो घर सारे हालत ख़राब थे ऑलरेडी। फिर जिस रूम में मम्मा बैठी थी वहाँ पर कुछ भी नहीं था ऐसा। तो उसे कुछ अरसे बाद ही मतलब बाबा की डेथ हुई ना 2008 में। तो फिर 2013 में हमने खुबैब ज्वाइन किया और उसमें हमें घर जैसा एक माहौल मिला। खुबैब में हमें तालीम दी गई, निसाबी सरगर्मियाँ दी गई, स्पोर्ट के लिहाज से, फिजिकल। तो उससे पहले मतलब आपको कोई सपोर्ट नहीं किया गया? कोई भी नहीं था, मतलब मदर थी तो उनको कुछ पता ही नहीं था, ना कोई कमाने वाला था, तो कोई सहारा नहीं था। तो फिर हम जब वहाँ पे आए तो फिर खुबैब ने खुबैब ज्वाइन किया, तो खुबैब ने हमारी हर हाल मदद की। उन्होंने हमें हर तरह से सपोर्ट किया। फिर जब मैंने मैट्रिक पास किया तो खुबैब के ज़रिए, मतलब एक ख्वाब था मेरा तुर्की जाना, खुबैब के ज़रिए तुर्की गई, आप स्कॉलरशिप में मतलब साल का कोर्स किया इस्लामी। फिर वहाँ से वापस आई तो फिर मैंने अभी सेकेंड में हूँ और खुबैब ने हर तरह से मदद की, मैं खुबैब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। खुबैब जैसा माहौल में मतलब शायद घर में भी ऐसी तालीम ना दी जा सकती, इसलिए खुबैब ने दी। तो आज भी जब आपके घर वाले, आपकी बहन भाई, आपकी वालिदा आपको वो दिन याद दिलाते हैं तो क्या एहसास होता है? आपके जो ख़ानदान में जो आपके आस पड़ोस के लोग थे डेफिनेटली बहुत मुतासिर हुए, तो आप क्या महसूस करती हैं, क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का मतलब हर मुश्किल आसानी आती है, कोई ना कोई वसीला बनाया खुबैब को हमारे लिए, और हमें इसलिए कि हम इस काबिल पहुँचे। शायद घर होते तो मतलब ऐसा माहौल नहीं मिल सकता हमें, क्योंकि कोई था नहीं हमारा सहारा। खुबैब ने हमारा शुक्र बहुत ज़्यादा मतलब मदद की, हर तरह से हमें सपोर्ट किया। अब मुझे टाइक्वांडो भी मैं करती हूँ, मतलब पहले मुझे टाइक्वांडो पता ही था होता क्या है, और स्पोर्ट में भी हर तरह से आ गई हूँ, मतलब इस तरह से सेकेंड ईयर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ जिस तरह खुबैब सबको सपोर्ट कर रहा है, इस तरह मैं भी बड़ी होके तो जाने वाले बच्चे उनकी मदद करूँगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अरूज, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, इस मौजू को मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे, अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। 8 अक्टूबर 2005 जो एक दिल दहला देने वाला ज़लज़ला, जो एक वाक़या पेश आया जिसको हम आज तक नहीं भूल पाए, और उन तमाम मुतासरीन के लिए हम दुआ गो हैं, और जो इस दुनिया से जो कीमती जाने चले गए उनके लिए भी डेफ़िनेटली हम दुआ गो हैं, और ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक दोबारा हमें ऐसा वक्त ना दिखाए। इस दिन पे, इस मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आया था, आपको कुछ याद हो, आप वो अपनी हिस्ट्री, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहें, तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। एक और मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने हमें ज्वाइन किया जो कि ज़लज़ला मुतासरीन हैं। सोबिया साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सोबिया, खैरियत से? मैं ठीक। जी डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। ज़लज़ले से रिलेटेड हम बात करते हैं कि देखें आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं, और ज़लज़ले की जहाँ तक बात की जाए तो एशिया में सबसे ज़्यादा आता है। इसके बावजूद हम कोई ऐसे इसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम नहीं करते हैं कि ये ऐसा कभी भी वाक़या पेश आ सकता है, कुछ भी ऐसी हैपनिंग हो सकती है, ये कुदरती हादसात है, कभी भी पेश आ सकते हैं। इसके बावजूद हम लापरवाही जो है वो बरत जाते हैं। तो क्या करना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए? कौन से इक़दाम जो हैं वो करने ज़रूरी है? आपने सही बात की कि एशिया जो है वन ऑफ दोज एरियाज है पूरे ग्लोब में जहाँ पे अर्थक्वेक डिज़ास्टर ज़्यादा है, और हमें डेफिनेटली कोई कलेक्टिवली जो है प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट करने चाहिए। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, और बीइंग डेवलपिंग कंट्री हम लोगों के इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम इंडिविजुअली अर्थक्वेक डिज़ास्टर या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर के ऊपर हम फुली उसको कंट्रोल कर सकें। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं रोल होता, बल्कि जो आम आदमी है उसका भी रोल होता है। और इसके अलावा हमें जो नेबरिंग कंट्री है जो कि इसी तरह के डिज़ास्टर्स का शिकार रहते हैं, उनके साथ मिल के हमें जो है वो प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम्स जो है वो बनाने चाहिए। इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगी कि एक हमारा इदारा है कॉम्स्टेक जिसका नाम है, जो OIC कंट्रीज़ को 52 OIC कंट्रीज़ हैं जो उसके अंडर हैं, और उनको उनके थ्रू जो है वो ट्रेनिंग देता है, फंडिंग देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और इस तरह से डिज़ास्टर से कैसे बचा जा सके। आपको पता है कि डिज़ास्टर में सिर्फ अर्थक्वेक नहीं है बल्कि फ्लड भी है, और क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल आजकल जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी दुनिया भर में बहुत काम हो रहा है। अभी जो नोबेल प्राइज़ जो अवार्ड हुआ है वो एटमॉस्फेयर फिज़िक्स में क्लाइमेट पे जो लोग काम कर रहे थे उनको अवार्ड हुआ है, और दैट इज़ द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज़। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ट्रेन मैन पावर नहीं है, हम किस तरह नेबरिंग कंट्री के साथ, और स्पेशली जो हमारे जो इस्लामी मुल्क है, तुर्की है, ईरान है, इनके साथ मिलके हम क्योंकि वहाँ पे भी ज़लज़ले आते हैं, आपको पता है तुर्की में भी बहुत ज़लज़ले आते हैं, ईरान में भी आते हैं। तो आई गेस कि बीइंग एन एक्सपर्ट मेरी तो ये सजेशन है कि हमें सॉलिडली हम इसका कोई हल निकाल नहीं सकते जब तक कि हम ये नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ एक चेन नहीं बनाएंगे, उनके साथ प्रिपेयर्डनेस के प्रोग्राम्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस के प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने जिक्र किया कि वेब फाउंडेशन जो है वो एक टर्किश कंपनी जो है वो उसको कर रही है। तो इस तरह की फाउंडेशन जो हैं वो भी ओपन की जा सकती हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट किए जा सकते हैं। यानी लोगों को अवेयर किया जा सकता है, ऐसी एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाई जा सकती हैं ख़ुद को महफूज रखने के लिए, अपनी सोसाइटी को महफूज बनाने के लिए। अच्छा जुनैद साहब, आपकी तरफ आते हैं। जैसे कि इन्होंने बात की डॉक्टर साहिबा ने कि कुछ ऐसी फाउंडेशंस होनी चाहिए जो लोगों को अवेयर कर सकें, ऐसी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाया जा सके, सोसाइटी को महफूज कर सकते हैं, अपने मुल्क को महफूज कर सकते हैं, अपने लोगों को महफूज कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ कुछ फाउंडेशंस काम करती हैं, लोगों की हेल्प करती हैं, वहीं कुछ फाउंडेशंस हैं जो ऐसे हादसात को बिज़नेस के तौर पर अपना लेती हैं। इसका जवाब मुझे चाहिए होगा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। सबसे पहले तो जुमे के हवाले से तमाम देखने सुनने वालों को दरूद इस्लाम की दावत देता हूँ। हमें भी दुआ में याद रखें और सबको कसरत दरूद का इस्तेमाल फरमाएं। बात दरअसल जो लोग इन चीज़ों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो ये शायद भूल जाते हैं कि अल्लाह पाक खैरत से भी ज़्यादा
करीब है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जब भी कोई मुसीबत आफत आती है तो हुकूमती सतह पे तो कुछ हो या ना हो, मगर हमारी पाकिस्तान की आवाम सारी चीजों को भूल के इमदाद करने में, मदद करने में बिल्कुल कोई शक नहीं। और एक चीज बस ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो ज़लज़ले के बेल्ट पे पाकिस्तान में आबाद हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ की इमारतों की बहुत हालत खराब है। सीपेज है, कहीं से प्लास्टर उखड़ रहा है, कहीं से 6-7 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। तो खुदारा चोरी चकारी या पैसा वहीं खाएं जहाँ इंसानी जिंदगी पे हर्फ ना आए, बिल्कुल इस तरह से करना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें हुकूमत को देखनी चाहिए। हम क्या मुसीबत आने के बाद सोचेंगे, इससे पहले हमें बहुत सारी चीजें एहतियाती तदाबीर वर्ल्ड वाइड। जी बिल्कुल, एहतियाती तदाबीर का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। जी जुनेद साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस हैं जो इन रियल सेंस जो है सर्व कर रही हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो इसको एज ए बिज़नेस ले रही हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि 2005 के अर्थक्वेक के बाद बहुत सी ऐसी फाउंडेशन थी जिन्होंने जिस तरह खुबैब फाउंडेशन ने वहाँ पे आर्फन के हवाले से उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किए, उसके बाद आर्फन की एजुकेशन, उनकी स्पॉन्सरशिप्स, ये सारी चीज़ें। तो मैंने चूँकि खुबैब फाउंडेशन में सर्व कर रहा हूँ एज एम्प्लॉई, तो मैंने देखा जिस तरह इनका मैकेनिज़्म है टोटली ट्रांसपेरेंट है, और अगर इस तरह तमाम फाउंडेशन जो है इनका जो मैकेनिज़्म है फाउंडेशन का उसको फॉलो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एज ए टीचर इनका जो फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है वो 3 डोमेन्स में वर्क करती है। ये बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन भी देते हैं, उसके अलावा स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देते हैं जिसमें हिफ्ज़, नाज़रा और उलूम शरिया के प्रोग्राम्स वगैरह हैं। उसके अलावा ये बच्चों को फिज़िकल एजुकेशन भी देते हैं जिसमें बाकी फुटबॉल, बैडमिंटन गेम्स के अलावा ताइक्वांडो, यानी कि बच्चों को उनकी जो परवरिश है, उनकी जो नशोनुमा और उनकी तालीम और तरबियत बहुत अच्छे तरीके से करती है। डेफिनेटली करना भी चाहिए, इन फाउंडेशन की यही जिम्मेदारी है। मज़ीद भी इस पर इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज बात की जा रही है 8 अक्टूबर 2005 में आने वाले एक होलनाक ज़लज़ले के बारे में, जो एक ऐसा दिन था जिसने बहुत कुछ बदल के रख दिया, बहुत कुछ चेंज कर दिया। और उन्हीं मुतासरीन में से एक हमारे साथ हैं सोबिया। सोबिया, आप उस दिन को याद करती हैं, जब फैमिलीज़ में जो हैपनिंग्स हुई हैं उसको याद करके क्या महसूस होता है और क्या वाक़या पेश आया था आपकी फ़ैमिली के साथ? 2005 में जब ज़लज़ला आया था उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। तो उस दिन ये हुआ था कि सुबह का टाइम था, सारे अपने अपने कामों में बिजी थे। तो अचानक अम्मी चाय बना रही थी, तो जब ज़लज़ला हुआ तो अम्मी अंदर की तरफ गई, मेरा छोटा भाई अंदर सोया हुआ था। अच्छा। कि उसे ले आऊँ। तो जब वो उसे लेने गई तो 2 भाई थे, अम्मी ने एक को एक तरफ से पकड़ा, एक को दूसरी तरफ से। अच्छा। लेकिन फिर जो पिलर होता है वो अम्मी की कमर पे लगा, तो एक भाई गिर गया और जो दूसरा था वो उधर ही ज़मीन के अंदर आ गया। यानी कि एक भाई को उन्होंने बाहर फेंक दिया? जी, जब पिलर लगा ना तो उससे फिर वो बाहर गिर गया। वो 8 माह का था। हाँ। और जो दूसरा था वो 3 साल का था। तो इस तरह पिलर लगने से अम्मी की डेथ होगी और जो भाई था मुझसे छोटा उसकी भी डेथ होगी। उस वक्त आप कहाँ पे थी? मैं फुप्पो के घर थी। तो वहाँ जब ऐसी हैपनिंग्स हुई, ज़लज़ला आया, तो वहाँ क्या हलचल थी, वहाँ क्या सिचुएशन थी? वहाँ पे भी बस जब ज़लज़ला आया घर वगैरह गिर गए थे, हम एकदम बाहर भागे। तो मेरी फुप्पो थी वो अंदर ही रहेगी, वो घर के नीचे आ गई थी। तो फिर 3 दिन वो घर के नीचे ही रही थी। 3 दिन वो मलबे तले दबी रही? जी। और फिर उसके बाद जब उनको 3 दिनों बाद निकाला तो हॉस्पिटल वगैरह लेके गए। बहुत ज़्यादा मतलब चोटें आई थी, लेकिन वो बच गई थी। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी बचा ली। तो आज भी जब आप उस दिन का सोचती हैं, याद करती हैं, तो क्या ख्याल आता है? इस दिन को मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ, अगर भूलना भी चाहूँ, क्योंकि इस दिन मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। और ये ख्याल आता है कि अल्लाह किसी के प्यारे को उससे कभी भी ना छीने। बिल्कुल यही बात है कि आज का दिन यकीनन जो वो लोग हैं वो कभी नहीं भूल सकते जिनके प्यारे उनसे जुदा हुए। और जो एक ऐसा वाक़या, एक सडन हैपनिंग हुई, जब आपको लगता है कोई कुछ भी नहीं, एक हंसी खुशी ज़िंदगी बसर हो रही है, तो
यकीनन हम ये दिन नहीं भूल सकते। सोबिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। और नाजरीन, ऐसे वाक़यात जब हम डिस्कस करते हैं, जब ऐसे लोगों को हम याद करते हैं, तो यकीनन याद करने का मकसद ये होता है कि ऐसे दिन जब पेश आते, ऐसे वाक़यात, ऐसे हादसा जब पेश आते हैं तो क्यों वो आते हैं? अगर पेश आ गए तो क्या हमारे पास कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर नहीं है कि हम उनसे निपट सकें, हम जो है उनको कवर कर सकें, ऐसे रोकथाम के लिए कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर की जा सके? डॉक्टर साहबा, अभी तक हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, जबकि हम जानते भी हैं कि हैपनिंग्स ऐसी क्रिएट हो रही हैं या ऐसा कुछ भी वाक़या हो सकता है, फिर भी हम लापरवाही बरतते हैं। हम सारी चीज़ें जो है वो डाल देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। क्या इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की ही ज़िम्मेदारी है कि वो हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करे, हमारे माल की हिफाजत करे? ऐसे कोई भी हादसे हो रहे हैं तो हम सब कुछ जो इल्ज़ाम है, जो ब्लेम है, वो गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। एक आम आदमी की, जो सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं डिसएग्री करती हूँ कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही हर एक चीज़ का रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। बीइंग अ लेमैन और बीइंग अ टीचर, आई थिंक कि जो हमारी सोसाइटी का ट्रेंड होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे कॉलर ने भी कहा कि जब कोई हमारे ऊपर आफत आती है तो हम एक यूनिटी शो करते हैं। बिल्कुल, हमें वो यूनिटी सिर्फ उस जो नेचुरल डिज़ास्टर है उसके दौरान नहीं शो करनी चाहिए, बल्कि हमें बात का भी सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया, आपने भी तज़किरा किया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें कुदरती आफत हर साल आती है। बिल्कुल, तो उसके लिए फिर सिर्फ हम गवर्नमेंट के ऊपर ही सारी चीज़ें नहीं डाल सकते, बल्कि हमें वो यूनिटी हर वक्त उस यूनिटी के लिए तैयार रहना चाहिए और उसके लिए जो है वो डिफरेंट स्कीम्स स्टार्ट करनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए। कोरोना की वजह से जो है वो इंटरेक्शन जो है बड़ा मुश्किल हो गया है, बट हम इसमें ऑनलाइन जो है वो टीचिंग प्रोग्राम जो है अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया जो वो भी ज़लज़ला मुतासरीन हैं, मोहम्मद मूसा खान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मूसा, खैरियत से? ठीक ठाक। मूसा, आप हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करें कि 8 अक्टूबर 2005 को जो ये वाक़या पेश आया, हम कभी नहीं इसको भूल सकते। आप हमारे साथ अपनी जो स्टोरी है वो शेयर कीजिए हमारे नाज़रीन के साथ। 2005 8 अक्टूबर, जैसे कि इन भाई ने बताया एनजीओ के बारे में, खुबैब फाउंडेशन के बारे में, तो मैं उसी एनजीओ में था। 2002 में मैंने ज्वाइन किया था, मैं ऑर्फन था। तो मैं अंदर की आपको बताता हूँ कि एनजीओ के अंदर क्या हो रहा था। तो जब 2005 में ज़लज़ला आया तो हमारे काफ़ी दोस्त जो है वो अटक के मकाम पहुँचे। वहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई कि एक जगह बनानी है जहाँ पर फैमिलीज़ को रखा जाएगा। सही, इस एनजीओ की तरफ से। तो सारे वहाँ पर मसरूफ़, और एनजीओ का फिर कश्मीर में, बालाकोट में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में टीम्स भेजना, और हम तो छोटे थे और हम जितना काम कर सकते थे, कंबल उठाना, तकिया उठाना, ये काम था हमारा, और बाकी इनके लिए जगह बनाना। तो काफ़ी चीज़ें फैमिलीज़ को हमने जब देखा अपनी आंखों से, वो फिर भूला नहीं जाता बंदे से। तो काफ़ी दुख भरी स्टोरियाँ थी, और अभी मेरे काफ़ी दोस्त थे उनमें जो बन चुके थे, और उनमें अभी मेरे तकरीबन 50 से 60 दोस्त ऐसे हैं जो अभी तुर्की में पढ़ रहे हैं। अच्छा। और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है जब हम ये सुनते हैं, उनको देखते हैं कि एक ऐसे हादसे के बाद जहाँ पर फैमिलीज़ का साथ छूट जाए और फ्यूचर नज़र ना आए आपको, उस हादसे के बाद भी आप अपने दोस्तों को, अपने जो बाकी ये हैं उनको ऐसे स्टेज पे देखें तो बहुत खुशी होती है हमें। उनको डेफिनेटली कि उनको सपोर्ट किया गया, उनको उनके फैमिली के ना होने के बाद उनको एक मकाम पे देखने, एक बहुत खुशी की बात होती है। और इसके पीछे यही वजह है कि जब भी कोई ऐसे मुश्किलात, ऐसे हादसात पेश आते हैं तो हम सब मिल के एक दूसरे की मदद करते हैं। यही ज़िंदगी है, मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की मदद करना, इसी से जो है वो खुशियों में बरकत भी आती है। मज़ीद भी अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
बैक नाज़रीन, सच सवेरे में एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू की जा रही थी 8 अक्टूबर 2005 के बारे में, जो ये दिन हम उन मुतासरीन को याद कर रहे हैं, उन लोगों को याद कर रहे हैं जो इस दुनिया से चले गए, जिनको पता भी नहीं था, हंसी खेलती ज़िंदगी बसर कर रहे थे, अपने कामों में मगन थे, लेकिन देखते ही देखते बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दिया। उस पर आज हम इन डिटेल बात कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि अपने लोगों को अवेयर किया जाए, उनको उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाए कि ये कुदरती हादसा कभी भी पेश आ सकते हैं, किसी वक्त भी पेश आ सकते हैं, किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं। उसके लिए हमें हमेशा ख़ुद को तैयार रखना चाहिए, हमेशा अपने लिए भी और दूसरों की मदद के लिए भी ख़ुद को तैयार रखना चाहिए। बट हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, गवर्नमेंट को हर चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। कुछ हम लोगों की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, माशरे के अंदर हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि जहां वो अपने लिए बेहतर सोचता है, अपने लिए वो तमाम काम सर अंजाम देता है, किसी भी मुश्किलात से ख़ुद को निकालने के लिए, उस मुश्किलात का सामना करने के लिए जहां हम खुद को रेडी रखते हैं, वहां दूसरों की मदद के लिए भी ख़ुद को तैयार रखना चाहिए। तो हर इंसान के अंदर इसकी अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जा सकती है? डॉक्टर साहब, लास्ट में यही मैं पूछना चाहूँगी, ताकि टाइम भी शॉर्ट है तो जल्दी से लोगों तक ये मैसेज भी कन्वे कर दिया जाए कि हम हर इंसान के अंदर जो सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं, उनको अवेयर कैसे किया जाए कि ये जो कुदरती हादसात कभी भी पेश आ सकते हैं, तो सबको इसके लिए रेडी रहना चाहिए और अवेयर होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हमने सडन उसका सामना कैसे करना है। देखिए, आपने ख़ुद भी इसमें काफ़ी अच्छा अभी मैसेज जो कन्वे किया है। इन एडिशन टू योर कन्वर्सेशन, मैं उसमें जस्ट सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगी कि अवेयरनेस जो है वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल सोसाइटी नहीं कर सकती। उसके लिए हम सबको मिलके कलेक्टिवली काम करना है। मीडिया को मिलना है, टीचर्स को मिलना है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको मिलना है। हम सबको एक यकजा होके तो ये अवेयरनेस के प्रोग्राम्स जब तक हम नहीं स्टार्ट करेंगे, उस वक्त तक हम इन पे काबू नहीं पा सकते। बिल्कुल, एग्जैक्टली। जुनैद साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं ये समझता हूँ कि मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह इनिशिएट करने चाहिए, जैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं तो उस टाइम क्या करना चाहिए। दूसरी ये कि सिलेबस के अंदर ऐसे चैप्टर इंक्लूड करने चाहिए जिसमें नेचुरल डिज़ास्टर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह हो। और मेरा मैसेज ये है तमाम व्यूअर्स के लिए कि हमें जो हमारे माशरे के डाउन ट्रोडन और अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या उनकी बेहतरी के लिए कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए जैसे हमारे खुबैब फाउंडेशन के चेयरमैन नदीम अहमद खान साहब कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जी मूसा, आप क्या कहते हैं? चूँकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी कर रहे हैं और हमारी यूथ बहुत बड़ी तादाद में है और हमारी यूथ का बहुत इसमें अहम रोल है, तो यूथ के अंदर अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए जब ऐसे हादसात पेश आएँ, तो वो कैसे अपनी जो कारकर्दगी है, अपने काम है, वो लोगों की मदद में पेश हो सकते हैं? मैं ये समझता हूँ जब भी ऐसे हादसात पेश आते हैं, वहाँ के इलाका के जो भी लोग हैं उनको मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग होना चाहिए। सही। और जो ग्राउंड पर लोग मौजूद हैं उनको चाहिए कि फ़र्स्ट स्टेप आगे लें और लोगों की मदद करें। और फिर ऐसे NGOs आते हैं और गवर्नमेंट आती है, वो ये चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले इंसान को ख़ुद स्ट्रांग होना चाहिए और वो आगे बढ़े, और एक दूसरे का सहारा ही बनता है इंसान। तो फिर इस तरह की NGOs जब आती हैं तो उनको भी बैकबोन के ज़रिए काम आसान हो जाता है उनका। सही होगा, एग्जैक्टली। देखें, हम सबको मिलजुल कर काम करना है, सबको मिलजुल कर एक दूसरे का एहसास करना है। आज चूँकि हमने बात की 8 अक्टूबर 2005 के हवाले से, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ थे, ज़लज़ला मुतासरीन भी हमारे साथ थे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। देखिए, हम हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते। जब तक सोसाइटी में हम मुआशरे में रहने वाले लोग हैं, जब तक ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं समझेंगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। हर चीज़ का ज़िम्मेदार जो है वो हम हुकूमत को नहीं ठहरा सकते। इस दिन को याद रखने का मकसद और बताने का जो मतलब है वो ये है कि हम खुद को अवेयर करें, खुद को रेडी रखें। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं कि इतनी बड़ी हैपनिंग हो, इतना बड़ा हादसा हो। अल्लाह ना करे हमें दोबारा 8 अक्टूबर जैसा दिन जो है वो देखने को मिले। अल्लाह ना करे दोबारा हमारे फैमिलीज़ के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क के अंदर ऐसे कोई वाक़यात जो है वो दोबारा पेश आएँ। हम कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन
कुदरत है, कुदरत के हाथ में है, वो कभी भी हम लोगों को आजमा सकती है। अल्लाह पाक जो है वो बहुत मेहरबान है, रहम करने वाला है, कोई शक नहीं। बट वो अपने बंदे को जहाँ बहुत कुछ देता है, उसको बहुत खुशियाँ देता है, उस वहाँ पे वो अपने बंदे को आजमाना भी चाहता है कि अगर ये इतना इसको मैं खुशी दे रहा हूँ, ये इतनी आसान ज़िंदगी बसर कर रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा झटका देता हूँ या थोड़ी सी आजमाइश में इसको मैं डालता हूँ, तब ये बंदा क्या करेगा। तो इसलिए हमें हर वक्त हर आजमाइश के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में डेफिनेटली उसको हल करने के लिए अल्लाह पाक से मदद मांगनी चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ और टॉपिक के साथ। इसी के साथ अपनी होस्ट मैं हाफिज़ चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।